हेलो फ्रेंड्स। आज हम पृथ्वी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन के बारे में जानेंगे जिसका नाम इक्वेटर और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसका अक्षांश 0 डिग्री पर माना जाता है। एक रोचक तथ्य इस रेखा पर यह है, अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसके लिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात दोनों बराबर होंगे। अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ी रेखा है, पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा है। यह 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है और 13 देशों से होकर गुजरती है। कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका पहला कॉन्टिनेंट है, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया से होकर गुजरती है। यह 3 देश साउथ अमेरिका के हैं, 8 देश अफ्रीका के हैं और 2 देश एशिया के हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में। सबसे पहले यह रेखा इक्वाडोर से होकर गुजरती है, उसके बाद कोलंबिया से और फिर ब्राजील से। अगर हम इक्वाडोर का नाम देखें तो यह इस रेखा पर आधारित है, यानी इक्वेटर यानी इक्वाडोर। अगर हम साउथ अमेरिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लंग्स यानी कि फ्लोरा फौना मिलता है। लंग्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता, वह इसी लाइन पर पाया जाता है और वो ब्राजील में इसका मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो इसमें भूमध्य रेखा का सबसे बड़ा विस्तार देखने को मिलता है। यह सबसे पहले साओ टोमे और प्रिंसिप से होकर गुजरती है, फिर कॉन्गो बेसिन से होकर गुजरती है। यह इस क्षेत्र में घने उष्णकटिबंधीय जंगल भी पाए जाते हैं, जहां सूर्य की रोशनी भी कई बार जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ का वातावरण हमेशा नम्र और गर्म रहता है। अगर हम अफ्रीका का दूसरे भाग के बारे में बात करें तो भूमध्य रेखा, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और फिर युगांडा, उसके बाद केन्या और फिर सोमालिया पर होकर गुजरती है। यहाँ कई दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं जैसे गोरिल्ला आदि। केन्या में तो पर्यटक के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं जहां वे एक ही समय में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से होकर फोटो खिंचवा सकते हैं। इसके बाद यह रेखा इंडियन ओशन पर होकर गुजरती है और फिर यह एंटर करती है एशिया कॉन्टिनेंट में। इसके बाद एशिया में भूमध्य रेखा की इंडोनेशिया और किरिबात से होकर गुजरती है। इंडोनेशिया में हजारों द्वीप यानी कि आइलैंड पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा इसको प्रमुख द्वीपों सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी से होकर गुजरती है। यहाँ समुद्री जलवायु पाई जाती है जिससे वर्षा पूरे साल भर होती रहती है। एक खास बात यह है कि यह रिंग ऑफ फायर के बीच में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पर किरिबात से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें तो यह 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। यह सभी देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं जहां तापमान अधिक और वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इन देशों में प्राकृतिक संसाधन की भी भरमार है, जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है। अगर हम इक्वेटर के बारे में बात करें तो यहाँ
इस क्षेत्र में गर्म जलवायु और आर्द्र जलवायु वाला होता है। यहाँ साल भर तापमान अधिक होता है और बारिश भी खूब होती है। इस कारण यहाँ घने जंगल विकसित होते हैं। कृषि भी इसी के अनुसार होती है, जिसमें कॉफी, कोको, रबर, केला जैसी आदि फसलें प्रमुख हैं। यहाँ के लोग अपने घर, कपड़े और जीवन शैली को मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं, जैसे हल्के कपड़े पहनना, वर्षा से बचाव के उपाय करना आदि। अंत में हम यह समझ सकते हैं, इक्वेटर केवल एक काल्पनिक रेखा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, जीवन जंतुओं और मानव जीवन का एक गहरा प्रभाव डालती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।